नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के मोदी और केजरीवाल पर तीखे वार की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए बड़े खेल की, जानेंगे महाकुंभ में अब कहां हुआ हादसा, दिल्ली चुनाव में क्यों चुनाव आयोग पर भड़के अरविंद केजरीवाल, देखेंगे वक्फ विधेयक में क्यों मचा हुआ है घमासान, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र को लेकर विपक्ष ने कसी कमर। 31 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को करेंगी संबोधित। दोपहर में वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट। सेवानिवृत्त सैनिकों की पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। कोर्ट ने केंद्र को नीति बनाने के दिए निर्देश, कहा याचिका से पहले कुछ जांच करनी चाहिए। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन, बोले सरकार कई मांगे मानने को है तैयार। शेयर बाजार में तेजी, 226 अंकों की तेजी के साथ 76,759 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 86 अंकों की तेजी के साथ 23,249 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार पिछड़ों और दलितों के हक की बात कर रहे हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव की बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक बार फिर उन्होंने मोदी और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दलितों के अधिकारों के लिए बात करते हुए और क्या कुछ बोले राहुल गांधी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और जल्द ही मतदान होने वाला है। ऐसे में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच राहुल गांधी दलित समाज के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने दलितों के उत्थान की बात की, उनके साथ हो रहे भेदभाव की बात की। उन्होंने कहा कि आपको देश की मीडिया में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जब केजरीवाल जी आए, शुरुआत में ही मैंने इनको थोड़ा देखा, ऑब्जर्व किया। ये जितना मोदी जी एंटी रिजर्वेशन है, जितना मोदी जी एंटी दलित हैं, उतना ही ये है। ठीक है, ये शायद ज्यादा, थोड़े मोदी जी से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, वो हो सकता है। यही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों और मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए। इस लिस्ट में कोई भी व्यक्ति देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग से नहीं मिलेगा। यही हाल देश के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल और संस्थाओं का भी है। राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम के जरिए दलितों को साधने की कोशिश की। बता दें कि दिल्ली में दलित समुदाय की आबादी करीब 14% है। ऐसे में सभी दलों की नजर इस समुदाय पर है। अब देखना होगा कि कौन सा दल इसे साधने में कामयाब हो पाता है। राहुल गांधी ने इस बार किसी को नहीं छोड़ा। बीजेपी और आप पर हमला बोला तो कांग्रेस छोड़ने वालों को भी नहीं छोड़ा। कहा, जाओ अपनी जान और महल बचाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने विरोधियों को सीधे चुनौती दे दी है, तो चंडीगढ़ नगर निगम में भी आज बेहद चुनौतीपूर्ण मुकाबला हुआ। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नतीजे सामने आए, तो किसे मिली जीत और किसके साथ हुआ खेल, देखिए रिपोर्ट में। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार बीजेपी की हरप्रीत कौर को मेयर के रूप में जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर अपनी जीत सुनिश्चित की है। मेयर पद के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेमलता और बीजेपी की तरफ से हरप्रीत कौर बबला को उम्मीदवार बनाया गया था। और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला को 19 और आप की प्रेमलता को 17 वोट मिले, यानी गठबंधन की तरफ से 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की। मेयर चुनाव में भले ही बीजेपी जीत गई, लेकिन डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को करारी मात दे दी। कांग्रेस के उम्मीदवार जसबीर सिंह बंटी को सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया है। इसी तरह से कांग्रेस की तरुणा मेहता डिप्टी मेयर बनी, उन्हें 19 वोट मिले। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार लखबीर सिंह को 17 वोट मिले। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में 35 वार्ड है, जिसके चलते निगम में पार्षदों की संख्या भी 35 है। बहुमत के लिए 19 वोटों की जरूरत होती है और बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 36 में से 19 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 17 वोट मिले। इस तरह बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए मेयर पद पर अपनी जीत सुनिश्चित की। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का अंदेशा सच साबित हुआ है। इंडिया गठबंधन को मेयर चुनाव में मिली हार के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी का मेयर बन गया तो सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर पद कांग्रेस के हिस्से आ गया। आपके हाथ खाली रहे।
जिसके चलते आम आदमी पार्टी के खेमे में चिंता भी दिख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वाली खबरें इस समय प्रयागराज के महाकुंभ से आ रही हैं, जहां मौनी अमावस्या को एक बार नहीं बल्कि 2 बार भगदड़ मची। प्रशासन सिर्फ सच्चाई दबाने में जुटा रहा और अब एक और हादसा हो गया। देखिए रिपोर्ट। मौनी अमावस्या पर भगदड़ मचने से 35 से 40 लोगों की जान चली गई। हालांकि शाम तक तो प्रशासन यही मानने को राजी नहीं था कि ऐसा कोई हादसा भी हुआ है, लेकिन देर शाम प्रशासन ने हादसे में कई लोगों के जान जाने की बात कबूली। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर चर्चा चल ही रही थी कि अब एक और घटना हो गई। भगदड़ के एक दिन बाद मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में कई पंडाल जल गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी, इसलिए जनहानि की सूचना नहीं है। इन 2 घटनाओं की जानकारी तो है, लेकिन इसके अलावा एक और घटना हुई जिसकी खबर को दबाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। दरअसल संगम किनारे बैरिकेडिंग टूटने से मची भगदड़ के कुछ ही घंटों के बाद एक दूसरे स्थान पर भी बड़ा हादसा होने का दावा किया जा रहा है। ये जगह संगम नोज से 2 किलोमीटर दूर थी। इस भगदड़ में कितना नुकसान हुआ इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन झूसी में हुई ये भगदड़ सुबह के 6 बजे के आसपास हुई थी। अब इस घटना की जानकारी सामने आते ही योगी सरकार पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। पहले ही बदइंतजामी को लेकर सरकार सवालों में घिरी हुई है। ऐसे में ये भी सामने आ रहा है कि घटनाएं तो कई हो रही हैं, लेकिन प्रशासन उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं से जनता के मन में डर बैठ गया है और सबसे बड़ा सवाल अब जो लोगों के मन में पैदा हो गया है वो ये कि कुंभ में जाना भी चाहिए या नहीं। महाकुंभ में लगातार हादसे हो रहे हैं और प्रशासन इस तरह की खबरों को दबाने में जुटा हुआ है, लेकिन विपक्ष अब योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। तो सवाल दिल्ली में भी उठ रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। पूछा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो क्यों चुनाव आयोग पर हमलावर हुए केजरीवाल, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव की वोटिंग को लेकर अब मुश्किल हफ्ते भर का वक्त बाकी है। इस बीच दिल्ली में इस वक्त तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं। इनमें फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना के पानी का, जो हरियाणा से लेकर दिल्ली पहुंचता है। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम ने हरियाणा सरकार पर इस पानी में जहर मिलाने की बात कही थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। आयोग ने इस पर केजरीवाल को नोटिस जारी कर उनके लगाए गए आरोपों पर सबूत मांगा था। हालांकि केजरीवाल के दाखिल किए गए जवाब से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अब एक बार फिर केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछते हुए 31 दिसंबर सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। इस बीच केजरीवाल ने इसी मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर राजनीति करनी है तो चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं इस बीच दिल्ली में सफाई के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया गया। स्वाति मालीवाल पूर्व सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर कूड़ा फेंकने गई थी। वहीं इस बीच नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुद्दों पर खुली बहस की चुनौती दी है। बताते चले कि 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यानी देखा जाए तो वोटिंग की तारीख नजदीक आते आते दिल्ली का विधानसभा चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर हमला किया तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने यह खुलासा किया है कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापा मारा है। वैसे आरोपों का यह सिलसिला बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार में तो ईडी के अधिकारी ने ही बड़ा आरोप लगा दिया। सीएम नीतीश कुमार को भी पत्र लिखा गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार ये दावे करते आ रहे हैं कि बिहार प्रगति कर रहा है, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बिहार से भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है, जिसको लेकर ईडी के अधिकारी ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बिहार के प्रशासन पर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार ईडी के निशाने पर सिर्फ सीएम नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि बीजेपी भी दिखाई दे रही है। मामला राजस्व और भूमि सुधार विभाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। ईडी के अधिकारी अनीश कुमार ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका पैतृक आवास दानापुर में अपर्णा बैंक कॉलोनी, राम जयपाल मोड़, बेली रोड पर है। ये संपत्ति पैतृक है और पिता के गुजर जाने के बाद इसका बंटवारा 2 भाइयों के बीच हुआ। इस आवास की 2 होल्डिंग रसीद के लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया। ये आवेदन 15 जनवरी 2025 को किया गया, लेकिन होल्डिंग कायम करने के बदले ईडी अधिकारी से हल्का कर्मचारी इरफान ने 10-10 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इरफान को ये पता है कि अनीश कुमार ईडी के अधिकारी हैं,
इरफान ने कहा कि आप सरकारी अधिकारी हैं, इसलिए कम पैसे में काम कर रहा हूं। यानी बिहार सरकार के अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। यानी सुशासन बाबू के सुशासन की पोल उनके ही अधिकारी खोल रहे हैं। ईडी अधिकारी से ही बिहार सरकार के कर्मचारी रिश्वत मांग रहे हैं, किसी की चिंता नहीं है। लेकिन देश में मुस्लिम समाज जरूर चिंता में दिख रहा है, खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसकी रिपोर्ट जेपीसी ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जा रही थी तो विपक्ष के सदस्य इसमें शामिल ही नहीं थे। तो क्यों जेपीसी रिपोर्ट पर ही उठ रहे हैं सवाल? देखिए रिपोर्ट। विपक्ष के विरोध के बावजूद आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। इससे पहले समिति ने 29 जनवरी को 655 पन्नों वाली रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था। गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों का जिक्र ज्यादा किया गया है और विपक्ष की आपत्तियों को तरजीह नहीं दी गई है, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। उनका आरोप है कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। इसके उलट भाजपा सांसदों ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करने वाला है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई। विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट दिए हैं। भाजपा सांसदों की ओर से सुझाए गए सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को खारिज कर दिया गया। बता दें कि समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने वक्फ संशोधन विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी करेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को जेपीसी को भेज दिया गया था। लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जेपीसी में इस विधेयक को भेजना सिर्फ एक दिखावा था। वक्फ बिल संसद के बजट सत्र में पेश हो सकता है। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है और इससे पहले सरकार की तरफ से सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई, जिससे बजट सत्र में किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो संकेत दिए जा रहे हैं कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक खत्म होने के बाद बताया कि इसमें 36 पार्टियों के 52 नेता शामिल हुए। सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ने बताया कि वो सत्र में क्या चाहते हैं। इस सर्वदलीय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के गौरव गोगोई और जयराम रमेश, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय और डेरेक ओब्रायन समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बताते चले कि बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है। इस बजट सत्र में सरकार कई बिलों को लाने की तैयारी में है। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि बजट सत्र के लिए कुल 16 बिल और 19 बिजनेस बिल पहले से ही संसद में लिस्टेड हैं। इस बजट सत्र में लाए जाने वाले बिलों में वक्फ और इमिग्रेशन से जुड़े बिल भी शामिल हैं, जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। बताते चले कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट होगा। अब देखना होगा कि ये बजट देश के लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रयाग कुंभ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, जिस भगदड़ के अंदर कई सारे श्रद्धालु लोग अपनी जान गंवा चुके और बहुत सारे उसमें घायल भी हो गए। लेकिन ऐसे में हमारे बहुत बड़ा जो वर्ग है मीडिया का, उसकी हेडिंग क्या चल रही थी, वो हेडिंग थी जो बहुत चर्चा में रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी के साथ में 1 घंटे में 2 बार बात की। सोचिए, खबर और भी बहुत सारी उसमें से निकाली जा सकती थी, लेकिन ये खबर प्रमुखता से चलाई जा रही थी। काश वो मीडिया इस तरह की खबर भी बना सकता कभी, और इस तरह का दबाव भी प्रधानमंत्री में बना सकता कि प्रधानमंत्री ने
मणिपुर के बारे में, वहाँ के सीएम से वहाँ के हालात के बारे में आज एक बार दो बार बात की, क्योंकि मणिपुर में भी तो हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।